अब आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विकसित और विकासशील देश एक दूसरे के संपर्क में आए और सभी ने एक साथ अपने अधिकारों की मांग की। श्रम संगठनों की स्थापना। श्रम संगठन के कारण श्रम कानूनों का विकास हुआ और श्रम संघ श्रमिकों के अधिकारों जैसे आय, कार्य के घंटे, महिला क्षतिपूर्ति, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा आदि को सुरक्षित किया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता और मताधिकार का विस्तार। मताधिकार, निर्वाचित प्रतिनिधित्व इत्यादि की श्रम विधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। मानवतावादी विचार का विकास तथा सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय की अवधारणा। मानवतावादी विचार तथा समाज सुधार में श्रम विधान को बहुत अधिक प्रभावित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रम कोई वस्तु नहीं है, यह सिद्धांत और गरीबी हर जगह समृद्धि को खतरे में डालती है का नारा देकर श्रम कानून को पूरे विश्व में प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी अभिसमय और सिफारिशों से भारतीय श्रम कानून को प्रभावित किया। भारत में श्रम कानून पारित होने के तत्कालिक कारण देखते हैं। भारत में श्रम कानून पारित होने के तत्कालिक कारण। उपनिवेशिक शासन व्यवस्था। लंदन में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति भारतीय श्रमिकों से अच्छी थी, इसलिए यहाँ भी अंग्रेजों ने से श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा की मांग की। अंततः लंदन जैसा श्रम विधान जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, श्रम संघ अधिनियम 1926 और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 पारित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए संघर्ष और भारतीय संविधान का अविग्रहण देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए संघर्ष और भारतीय संविधान का अविग्रहण। भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रवादी नेताओं से अत्यधिक सहयोग मिला, जिसके कारण सुरक्षात्मक श्रम कानून बनाए गए और भारतीय श्रम संघ अधिनियम तथा रॉयल कमीशन की नियुक्ति स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम थी। भारतीय नेताओं द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण जैसे विषयों पर किया गया वादा स्वतंत्रता प्राप्त के उपरांत पूरा किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में श्रम संबंधी अनेक प्रावधान जोड़े गए हैं। कहाँ जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है, मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया और डीपीएसपी में भी जोड़ा गया। अगर पूछा जाए कि श्रम संबंधी प्रावधान किस किस में आते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो हमारी प्रस्तावना में आएंगे, मौलिक अधिकारों में आएंगे और डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन बनने के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसको स्टार बना दो। भारतीय श्रम कानून का इतिहास देखते हैं। भारत में श्रम कानून ब्रिटिश उपनिवेशवाद का परिणाम था। भारत प्रारंभ में अपने स्वयं के लिए ब्रिटिश नियोजकों की संरक्षा के लिए श्रम कानून बनाए गए थे, जिसमें प्रथम श्रम कानून कारखाना अधिनियम 1883 था, जिसमें 8 घंटे की कार्य अवधि थी और बाल श्रम निषेध था। महिलाओं को रात्रि रोजगार यानी नाइट एम्प्लॉयमेंट, कार्य अवधि से अधिक काम करने पर मजदूरी इत्यादि को शामिल किया गया। बाद में व्यापार विवाद अधिनियम 1929 द्वारा हड़ताल और तालेबंदी जैसी स्थितियों का निवारण किया गया, परंतु यह असफल रहा। ठीक है, तो व्यापार विवाद अधिनियम 1929 द्वारा हड़ताल और तालेबंदी जैसी स्थितियों का निवारण किया गया, जो कि असफल रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात त्रिपक्षीय सम्मेलन यानी ट्राइपैट्राइट कॉन्फ्रेंस में श्रमिकों के पर्याप्त भुगतान और कार्य स्थिति पर बल दिया गया और बदले में श्रमिकों ने निरंतर उत्पादकता देने के सहयोग करने का वादा किया, ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। बाद में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पारित हुआ और व्यापार विवाद अधिनियम 1929 को निरस्त कर दिया गया। श्रम कानून की आवश्यकता देते हैं। नीड ऑफ लेबर लॉ। प्रोफेसर के.एन. वैद ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड लेबर इन इंडिया के अंतर्गत श्रम कानून को पारित करने के अनेक कारण बताए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों के शोषण को रोकना, श्रमिकों को संगठित करने हेतु, औद्योगिक शांति बनाए रखने हेतु और राजनीतिक उद्देश्य हेतु यानी सत्ता में बने रहने के लिए श्रम विधान बनाना। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अभिसमय एवं सिफारिशों का अनुसमर्थन करने हेतु। कल्याणकारी राज्य हेतु। निरंतर बिना किसी विवाद के उत्पादकता प्राप्त करना।
श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण हेतु। श्रम कानून के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। आर के दास ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन में 4 आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब 4 आधारभूत सिद्धांत देखते हैं। सामाजिक न्याय, समाज कल्याण, राष्ट्रीय अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता। सामाजिक न्याय देखते हैं। सोशल जस्टिस, देश के लोगों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है ताकि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो तथा सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान हो सके। इन उद्देश्यों के आधार पर जो श्रम कानून पारित किया जाता है उस सिद्धांत को सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, फिर से देख लो कि देश के लोगों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है ताकि सभी लोगों को सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होता है, सभी लोगों को समान रूप से समान अवसर मिले। इन उद्देश्यों के आधार पर श्रम कानून पारित किया जाता है। उस सिद्धांत को सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक न्याय के अंतर्गत 4 तत्व जैसे दास प्रथा उन्मूलन, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी और औद्योगिक सुलह जैसे बिंदुओं को सम्मिलित किया। समाज कल्याण सोशल वेलफेयर देखते हैं। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य उद्योग, देश के नियोजकों के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण संबंधी श्रम कानून पारित होना चाहिए, जैसे बाल श्रमिक कानून पारित कर बाल श्रम को रोकना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था और बच्चों के बचपन का पूर्ण विकास करना समाज कल्याण में आता है। महिला श्रमिकों के कल्याण संबंधी कानून जैसे रात्रि में महिलाओं से कार्य नहीं कराया जाना, खतरनाक मशीनों पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं करना, खान की जमीन के भीतर महिलाओं से कार्य नहीं लिया जाना, महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करना चाहिए इत्यादि। इसके साथ ही सामान्य श्रमिकों के लिए कार्य की दशाओं में सुधार करना, मकान की सुविधा की उचित व्यवस्था करना, श्रमिकों के मनोरंजन और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी उचित प्रावधान होना चाहिए। राष्ट्रीय अर्थनीति देखते हैं। नेशनल इकोनॉमी। आर के दास के अनुसार श्रम कानून पारित करते समय केवल श्रमिकों और नियोजकों को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि श्रम कानून इस तरह पारित किया जाए जिसमें देशी उद्योग, उत्पादन आदि का हर संभव विकास हो सके। श्रम विधान के संदर्भ में राष्ट्रीय अर्थनीति के अंतर्गत उद्योग का विकास, कार्य की दशाओं का नियंत्रण, मजदूरी भुगतान का नियमन तथा सामाजिक बीमा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता देखते हैं। इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। आर के दास के अनुसार देश का कानून एक समान होना चाहिए। आर के दास के अनुसार देश का कानून एक समान होना चाहिए जिससे देश के श्रमिकों की स्थिति अन्य देशों की स्थिति में निम्न न हो तथा सभी देशों के श्रमिकों में अपनेपन तथा भाईचारे के बढ़ावा मिले। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित किए गए अविसंवैधानिक कन्वेंशंस तथा सिफारिशों यानी रिकमेंडेशंस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता स्थापित होती है, जिसमें श्रम विधान बनाते समय इन अविसमयों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखकर विश्व स्तर पर एक समान श्रम कानून की स्थापना की जाती है। उपयुक्त सभी सिद्धांत प्रोफेसर आर के दास द्वारा 1937 में दिए गए, जिसके पश्चात विश्व के अनेक देशों में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इसके फलस्वरूप श्रम विधानों में भी अनेक परिवर्तन हुए। आधुनिक दशाओं के विशेष परिवेश में श्रम एवं सामाजिक विधान के सिद्धांतों में परिवर्तन हो गए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं आधुनिक श्रम कानून के सिद्धांत देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न लेबर लेजिस्लेशन। औद्योगिक श्रम कानून के सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेजिस्लेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1937 से हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आधुनिक श्रम कानून के सिद्धांत संरक्षा, सामाजिक न्याय, नियमन, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, निवारण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व। अब संरक्षा के सिद्धांत देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। इसके अनुसार श्रम और सामाजिक विधान का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों और समाज के समूहों को संरक्षा प्रदान करना है जिन्हें संरक्षा की आवश्यकता तो है पर वे स्वयं अपनी संरक्षा नहीं कर सकते हैं। सामाजिक न्याय का सिद्धांत देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का सिद्धांत सामाजिक संबंधों में समानता की स्थापना पर जोर देता है। यह सिद्धांत समानता के स्वीकृत मानकों के आधार पर मनुष्यों तथा उनके समूह के बीच भेदभाव का अंत चाहता है। नियमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। श्रम विधान के नियमन का सिद्धांत मुख्यतः श्रम संघों और नियोजकों के बीच के संबंधों में संतुलन लाने का प्रयास करता है।
अगर नियोजक अधिक शक्तिशाली होते हैं तो श्रम कानून द्वारा श्रम संघों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जब श्रम संघ अपनी बढ़ती हुई शक्ति का दुरुपयोग कर नियोजकों, अपने सदस्यों या सरकार पर अनावश्यक रूप से दबाव डालते हैं तथा उनके क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी पर अंकुश लगाने के लिए विधान बनाए जाते हैं, दोनों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए श्रम कानून द्वारा संयंत्रों की स्थापना भी की जाती है। कल्याण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। श्रम एवं सामाजिक विधान के सिद्धांतों के विशेष परिवेश में कल्याण का सिद्धांत समाज के विशेष समूह एवं आम नागरिकों के हितों के विकास में के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देता है। सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। आधुनिक समाज में दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, अशक्तता, बेरोजगारी, प्रसूति, अर्जक की मृत्यु आदि की स्थितियों में अर्जक या उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के इन खतरों के प्रति आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना ही सामाजिक सुरक्षा है। निवारण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। समाज में होने वाले परिवर्तन और विकास के साथ साथ मूल प्रणालियों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन और विकास ही की इस प्रक्रिया में कुछ प्रथाएं सामाजिक प्रगति और मानवीय हितों के विकास में बाधक हो जाती हैं। इनमें से अनेक समाज के कुछ समूहों के शोषण को प्रोत्साहित करती हैं। इन सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से समय समय पर कानून बनाकर निवारण किया गया है। आर्थिक विकास का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि प्रति व्यक्ति आय, रहन सहन के स्तर इत्यादि मानकों से प्रदर्शित होती है। इसके लिए सरकार द्वारा योजनाबद्ध आर्थिक विकास कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, जिसमें उद्योग, कृषि, परिवहन एवं संचार, सिंचाई, जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय के वितरण आदि शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। अनेक श्रम और सामाजिक कानून अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने के लिए बनाए जाते हैं। विश्व के अनेक देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य होने के कारण इसके द्वारा पारित किए गए निर्णयों और घोषणाओं का सम्मान करते हैं। अपने देश में श्रम कानून पारित कर उसे लागू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत। श्रम कानून के प्रकार देखते हैं। श्रम कानून के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेबर लॉज। सुविधा एवं व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से श्रम कानून को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है सुविधा एवं व्यवहारिकता के आधार पर। तो नियामक श्रम कानून, संरक्षात्मक श्रम कानून, श्रम कल्याण निधि कानून और सामाजिक सुरक्षा कानून, मजदूरी संबंधी श्रम कानून। नियामक श्रम कानून यानी रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन। यह विधान मुख्यतः श्रम संघों और नियोजकों के बीच के संबंधों को विनियमित करने तथा उनके संबंधों से उत्पन्न औद्योगिक कार्रवाइयों से समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक रोजगार यानी स्थायी आदेश अधिनियम 1946। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और श्रम संघ अधिनियम, ठीक है, 1926। अब इसको कैसे याद रखना है? ये सा है ना, सा को 6, इसमें भी सा मिलेगा। तो श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक रोजगार यानी स्थायी आदेश अधिनियम 1946। ये आपको याद रखना है। संरक्षात्मक श्रम कानून यानी प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। यह श्रम कानूनों के ऐसे समूहों या वर्गों को कार्य स्तर पर कार्यों की दशाओं से संबंध सुरक्षा प्रदान करता है। संरक्षात्मक श्रम कानून के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: कार्य के घंटों का नियमन, सुरक्षा की व्यवस्था, न्यूनतम मजदूरी का नियमन, मजदूरी की संरक्षा। संरक्षात्मक श्रम कानून के उदाहरण देखते हैं। कारखाना अधिनियम 1948, खाद्यान्न अधिनियम 1952, बगान श्रमिक अधिनियम 1951 और दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। तो कारखाना अधिनियम कब आया? 1948 में आया। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, का है ना, का ऐसे बनाते हैं, तो हम ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये आपको लगभग, जब आप किसी तरह से देखोगे तो ये आपको 8 बनता हुआ दिखाई देगा, 8 बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इससे आप पहचान लेना कि 1948 जैसे ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, और जो 8 का हाफ आधा 4 यानी कि 4 48। तो आप कैसे भी करके देख लेना, मतलब अंदाज़ा लगा लेना, या थोड़ा सा भी आपको ये हिंट के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन में कैसे ढूंढना है आपको सही आंसर, अगर आप सही आंसर भूल चुके हो। खाद्यान्न अधिनियम
ठीक है, ये खा है ना, खा आप ऐसे बनोगे ना, ठीक है, तो लास्ट में 1952 है ना, तो खाद्यान्न अधिनियम 1952। बागान श्रमिक अधिनियम, ठीक है, बागान श्रमिक अधिनियम, देखो ये बा है ना, बा, तो बा मतलब बी, ठीक है, और रीजनिंग में बी को बोलते हैं दो, ठीक है, लेकिन दो हमको है नहीं, तो हमको कुछ भी करके मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो दो के आसपास ही हो, ठीक है, ये सिर्फ हिंट के तौर पर बता रहे हैं आपको। तो जैसे कि अगर बाई चांस ऐसा आता है 5, 6, 7, 8, लास्ट में 1952। अब आते हैं श्रम कल्याण निधि पर, यानी कि लेबर वेलफेयर फंड पर। ऐसे श्रम कानून श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को, ठीक है, ये जो श्रम कानून दिए गए हैं, कारखाना अधिनियम 1948, खाद्यान्न अधिनियम 1952, बागान श्रमिक अधिनियम 1951, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, ठीक है, ऐसे श्रम कानून श्रमिकों को, उनके श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को आवासीय, चिकित्सा, मनोरंजनात्मक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा अन्य प्रकार की कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कल्याण निधियों की स्थापना की व्यवस्था की करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1947 को जो लाया गया था, वो अभ्रक खान श्रम कल्याण अधिनियम 1946 इत्यादि हैं, ठीक है। खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1947, अभ्रक खान श्रम कल्याण अधिनियम 1946, ठीक है। कोयला, अभ्रक, ठीक है, दोनों से बाकी सब सेम है दोनों का, ठीक है। तो एक 1947 में लाया गया और एक 1946 में लाया गया, ओके। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सामाजिक सुरक्षा कानून देखते हैं, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन की आकस्मिक, जैसे बीमारी हुआ, दुर्घटना, अशक्तता, प्रसूति, वृद्धावस्था, बेरोजगारी और मृत्यु आदि स्थितियों में मजदूरी आयोजकों तथा उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, उपदान संदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, कर्म का क्षतिपूर्ति अधिनियम है ना, तो इसको भी लगभग सी ऐसे निकलते हैं, का को आप सी भी कभी कभी बोल सकते हो, क्षतिपूर्ति ये भी सी लगभग में आ जाएगा, तो ठीक है। और सी को रीजन में बोलते हैं 3, तो जहाँ पर आपको 1923 दिखाई दे जाए आप उसको टिक कर देंगे। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, ठीक है, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1923, ये आपको नहीं, 1948 ये आपको ध्यान रखना है। प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, उपदान संदय अधिनियम 1972, अब कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952, ठीक है। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 ये भी आपको याद रखना है। मजदूरी संबंधी श्रम कानून है, वेजेज रिलेटेड लेबर लेजिस्लेशन, ऐसे कानून जिनका संबंध श्रमिकों की आय से होता है, ऐसे कानून जिनका संबंध श्रमिकों की आय से होता है। उदाहरण के तौर पर मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, ठीक है, और न्यूनतम यानी मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है। अब देखो इसमें भी सा आ रहा है, इसको आप सी से, ठीक है, या 6, जब आप 6 बोलोगे तो 6 में भी सा आएगा, ठीक है, तो उससे आप इसे नोट कर लेना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ये आपको ध्यान रखना होगा। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, ठीक है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। अब इसको कैसे याद रखना है, एम सो रीजनिंग में 13 बोलते हैं, ठीक है। 13 से अगर देखे जाए इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से गुणा, हाँ सही है, लगभग 3 से, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, लगभग आप 13 दूनी 26, 33 39, लगभग 36। आप इसमें लास्ट में देख लोगे, ठीक है, यानी कि जो भी आएगा वो 3 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा आपको हिंट दे सके,
जिससे कि आप ऑप्शन को सही टिक कर सकें। भारतीय श्रम कानून का वर्गीकरण देखते हैं। श्रम कानून को निम्नलिखित दृष्टिकोण से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब वर्गीकरण देख लेते हैं। भारतीय श्रम कानून का वर्गीकरण: औद्योगिक संबंधित श्रम कानून, मजदूरी संबंधित श्रम कानून, कार्य के घंटे, सेवा शर्तों से संबंधित श्रम कानून, महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण संबंधित श्रम कानून, समाज के निर्धन और वंचित वर्गों के लिए श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा संबंधित श्रम कानून। ठीक है, अब देखते हैं औद्योगिक संबंधित श्रम कानून। पहला वर्गीकरण देखते हैं, औद्योगिक संबंधित श्रम कानून। इसके अंतर्गत 3 आते हैं: औद्योगिक संबंधित श्रम कानून, श्रम संघ अधिनियम 1926 का, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का, औद्योगिक नियोजित स्थायी आदेश अधिनियम 1946 का। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा वर्गीकरण, मजदूरी संबंधित श्रम कानून। ठीक है, यानी कि औद्योगिक संबंधित क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक संबंधित श्रम कानून नहीं है। वैसे तो ये तीनों ही हैं: श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक नियोजन 1946। मजदूरी संबंधित श्रम कानून देखते हैं, जिनमें वेजेज की बात की गई है। ठीक है, तो जैसे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965। जो बोनस संदाय अधिनियम कब आया है? 1965 में आया। न्यूनतम मजदूरी एक्ट कब आया? 1948 में आया है। ठीक है, और मजदूरी भुगतान अधिनियम कब आया? 1936 में आया है। कार्य के घंटे और सेवा शर्तों से संबंधित श्रम कानून देखते हैं। कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रमिक अधिनियम 1951, खादान 1952। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। और बीड़ी और सिगार कर्मचारी नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, ठेका श्रमिक यानी विनिमय एवं उत्पादन अधिनियम 1970। ठीक है, अब ठेका वाले को कैसे याद रखोगे? ये ठा है ना, ऐसा बना है। ठीक है, ऐसा बना है तो ये लगभग 0 लग रहा है, तो लास्ट में जिसमें 0 ना उसमें आप टिक कर देना। अगर ज़्यादा 0 नहीं है, सिर्फ एक ही 0 है ऑप्शन में, तो मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, विक्रय संवर्धन कर्मचारी यानी सेवा शर्त अधिनियम 1976, डाक या गोदी कर्मकार सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम 1986, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996, खतरनाक मशीन यानी विनिमय अधिनियम 1983, खतरनाक मशीन या विनिमय अधिनियम 1983, डाक कर्मकार नियोजन विनिमय अधिनियम 1948, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनिमय अधिनियम 2005 में लाया गया था। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005। महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण संबंधी श्रम कानून देखते हैं। महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण संबंधी श्रम कानून, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन रिलेटेड लेबर लॉज। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 लाया गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समाज के निर्धन और वंचित वर्गों के लिए श्रम कानून देखते हैं। लेबर लॉ रिलेटेड टू पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बंधुआ श्रम पद्धति यानी उत्साधन अधिनियम 1976 और बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 लाया गया था। सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम कानून देखते हैं। तो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मकार राज्य बीमा अधिनियम 1948, उपादान संदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952, घातक दुर्घटना अधिनियम 1955। ठीक है, और सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1981। ये सब कानून लाए गए थे। भारतीय संविधान में श्रम कानून संबंधी प्रावधान देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकारों और राज्य की नीति से तत्वों को ध्यान में रखते हुए श्रम विधान बनाए गए हैं और जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में श्रम कानून संबंधी प्रावधान देखते हैं। प्रस्तावना में जोड़ा गया कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज। ठीक है, ये शब्द है। अब मूल अधिकार देखते हैं। मूल अधिकार में जैसे कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 20, 24, 32 ये सब मूल अधिकार हैं जो श्रम संबंधित कानून के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति तत्व देखते हैं। अनुच्छेद 38(1), 39(a), 39(e), 39(f), 41 अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43(a). विधायी शक्तियों का विभाजन देखते हैं। विधायी शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है: संघ सूची, संवर्धित सूची और राज्य सूची के अंतर्गत। श्रम कानून का प्रशासन देखते हैं। अनुच्छेद 256, 257 और 258 श्रम कानून का प्रशासन। मूल अधिकार देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का श्रम कानून से प्रत्यक्ष संबंध है।
भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का श्रम कानून पर प्रत्यक्ष संबंध है। मूल अधिकारों के अनुच्छेद आर्टिकल जो श्रम कानून से संबंधित हैं वह निम्नलिखित देखते हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। सार्वजनिक नियोजन या राज्य के अधीन पद पर नियुक्ति में नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य के अधीन नियोजक में धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास इत्यादि के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों की हितों की रक्षा के लिए राज्य की ओर से विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। इन्हें अनुच्छेद 16 में कहा है। स्वतंत्रता की अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई व्रत या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19 में बताए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बलाश्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाना, खानों तथा अन्य परिसंकटमय नियोजनों में लगाए जाना और व्यक्तियों के क्रय विक्रय का प्रतिषेध किया जाना अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि न्याय संगत नहीं है परंतु देश के शासन में मौलिक भूमिका निभाते हैं। राज्य के इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देकर तथा उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। श्रम से संबंधित इन सिद्धांतों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं। सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी, जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन सुनिश्चित हो। यह अनुच्छेद 38(1) में कहा गया है। सरकार ऐसी नीति का निर्देश करेगी, ठीक है, जो सभी स्त्री पुरुष को जीवन यापन के लिए यथास्थ और समान अवसर दे। अनुच्छेद 39(a) में कहा है। जो स्त्री और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। 39(d) में बताया गया, जिससे पुरुष और स्त्री कर्मकार के स्वास्थ्य एवं शक्ति के एवं बालकों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो तथा नागरिक आर्थिक अवस्थाओं के चलते अपनी उम्र या सामर्थ्य के अनुपयुक्त व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य न हो। अनुच्छेद 39(e) में कहा है। बालकों को स्वतंत्रता एवं गर्मा की दशाओं में स्वस्थ ढंग से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं मिल सकें और उनकी बाल्यावस्था एवं युवावस्था शोषण और नैतिक एवं मौलिक परित्याग से रक्षित हो सके। ये 39(f) में बताया गया है। सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और दक्षता की सीमाओं के अंतर्गत सबको काम और शिक्षा पाने का अवसर प्रदान करेगी। बेरोजगारी हो गया, बुढ़ापा, बीमारी तथा अशक्तता या आवश्यकता की कम पूर्ति के अन्य मामलों में सभी को सार्वजनिक सहायता की प्रभावी व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 41 में बताया गया है। सरकार कार्य को न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं तथा प्रसूति राहत की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 42 में कहा है। सरकार उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन या अन्य तरीकों से सभी कृषि, औद्योगिक एवं अन्य प्रकार के कामगारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, रहन सहन के अच्छे स्तर और अवकाश के अवसर और सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं का पूर्ण आनंद उठाने की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 43 में कहा है ये बात। सरकार उपयुक्त विधान या अन्य तरीके से किसी भी उद्योग में लगे उद्यमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों में प्रबंधन एवं में श्रमिकों की भागीदारी की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 43(a) में कहा है। विधायी शक्तियों का विभाजन देखते हैं। डिविजन ऑफ लेजिस्लेशन पावर, संविधान के अनुच्छेद 286, 240 और अनुसूचित 7 में संविधान के अनुच्छेद 246 और अनुसूचित 7 में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन संबंधी उपबंध हैं। विधान बनाने से संबंधित 3 अनुसूचियाँ रखी गई हैं। इस सूचियाँ किसमें? अनुच्छेद 246 और अनुसूचित 7। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, संघ सूची में उल्लेखित विचारों को केवल संसद या पार्लियामेंट्री कानून बना सकती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघों तथा अन्य निकायों में सहभागिता तथा उनके निर्णयों का कार्यान्वयन, खानों तथा तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का नियमन, संघ कर्मचारियों से संबंध, औद्योगिक विवाद, संघ पेंशन, अंतर्राज्यीय प्रवासन, मुख्य पत्तन, रेलवे, डाक तार और दूरभाष, वायु और यातायात। राज्य सूची देखते हैं। राज्य सूची के विषय केवल राज्य विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे राज्य पेंशन, वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजक पर कर, असक्तता या अनियोज्यता के लिए राहत। संबंधित सूची यानी कंक्रीट लिस्ट, संबंधित सूची में उल्लेखित विषयों पर संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इसके कुछ विषय जैसे श्रम संघ, औद्योगिक श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, नियोजन और अनियोजन, श्रम कल्याण जिसमें कार्य की दशाएं, नियोजकों के दायित्व,
ठीक है। नियोजकों के दायित्व कर्मकाज, क्षतिपूर्ति, आवश्यकता एवं वार्धक्य, पेंशन, प्रसूति, हितलाभ, संबंधित सम्मिलिताएं, श्रमिकों का व्यावसायिक और प्रौद्योगिक प्रशिक्षण, कारखाना, बालयार, विद्युत जांच, सांख्यिकी। श्रम कानून का प्रशासन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के अधीन केंद्र सरकार को संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की शक्ति है। किसमें? अनुच्छेद 256 और 257 में। अनुच्छेद 258 के अधीन संसद द्वारा बनाए जाने वाले नए कानून के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को अधिकार दे सकती है, अनुच्छेद 258 में कहा है। और अनुच्छेद 256 और 57 में कहा है कि केंद्र सरकार को संसद द्वारा कानून बनाए गए कानूनों का अनुपालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे सकने की शक्ति है। ठीक है। अब आते हैं श्रम अधिनियम यानी लेबर लॉज। कर्मकाज क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में भी नए उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें उत्पादन को बढ़ाने हेतु बड़ी बड़ी मशीन स्थापित की गई, जिसके उपरांत औद्योगिक दुर्घटनाएं बढ़ने लगी। इसमें या तो कर्मकारों की मृत्यु हो जाती थी या तो स्थायी या अस्थायी रूप से अपंग हो जाते थे। उस समय ऐसा कोई श्रम कानून नहीं था जिससे श्रमिकों की क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन दिलाई जा सके। इस स्थिति में मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए कानूनी अधिकार दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 1923 में केंद्र सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिसे कर्मकाज क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 यानी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कहा गया है। ठीक है। परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन। कर्मकाज क्षतिपूर्ति अधिनियम, यह कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया और पूरे देश में लागू हुआ। धारा 1(2) में कहा है। वैसे इस कानून को केंद्र सरकार ने पारित किया, लेकिन राज्यों में लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई। इस कानून के द्वारा श्रमिकों की दुर्घटना या एक्सीडेंट की स्थिति में क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन देकर सुरक्षा प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण परिभाषा अस्थायी आंशिक असक्तता देखते हैं। अस्थायी आंशिक असक्तता वह असक्तता है जिससे कर्मचारी की उस नियोजन में उपार्जन क्षमता अस्थायी अवधि के लिए कम हो जाती है जिसमें वह दुर्घटना के समय लगा हुआ था। धारा 2(a)(g) में कहा है। स्थायी आंशिक असक्तता देखते हैं। स्थायी आंशिक असक्तता वह असक्तता है जिससे कर्मचारी की हर ऐसे नियोजन में उपार्जन क्षमता स्थायी रूप से कम हो जाती है जिसे वह दुर्घटना के समय करने में असमर्थ था। अस्थायी पूर्ण असक्तता देखते हैं। अस्थायी पूर्ण असक्तता ऐसी असक्तता है जो कर्मचारी को ऐसी सभी कार्यों के लिए अस्थायी तौर पर असमर्थ कर देती है जिसे वह दुर्घटना के समय करने में समर्थ था। स्थायी पूर्ण असक्तता देखते हैं। स्थायी पूर्ण असक्तता वह असक्तता है जो कर्मचारी को ऐसे सभी कार्यों के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है जिसे वह दुर्घटना के समय करने में समर्थ था। मजदूरी देखते हैं। अधिनियम के प्रयोजन के लिए मजदूरी एक ऐसी सुविधा है या लाभ है का बोध होता है जिसे धन के रूप में प्राकलित किया जा सकता है। धारा 2(i)(1)(m) में कहा गया है। आश्रित डिपेंडेंट, आश्रित से मृत कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित नातेदारों में किसी का बोध होता है। विधवा, नाबालिग, दत्तक पुत्र, अविवाहिता, धर्मडा पुत्री या विधवा माता। 18 वर्ष से अधिक उम्र का विकलांग पुत्र या पुत्री अगर वह कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूरी तरह आश्रित था या थी। कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों की पूरी तरह या आंशिक रूप से यथा निर्दिष्ट आश्रित। विधुर या विधवा माता को छोड़कर माता पिता, नाबालिग अर्धमर्ज पुत्र, नाबालिग भाई या अविवाहित बहन या नाबालिग विधवा बहन या विधवा पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की नाबालिग संतान, पूर्व मृत पुत्री की नाबालिग संतान अगर उस संतान के माता पिता में से कोई जीवित नहीं है। जहाँ कर्मकार के माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है वह पितामह या पितामही। क्षतिपूर्ति की भुगतान की जिम्मेदारी नियोजकों को, जिन नियोजनों में यह कानून लागू होता है उसके काम करने वाले श्रमिकों की दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति देना नियोजकों की जिम्मेदारी होगी। धारा 3 में कहा है। क्षतिपूर्ति भुगतान की स्थितियां एवं योग्यताएं शर्त देखते हैं। दुर्घटना उस श्रमिक के कार्यकाल के दौरान होनी चाहिए। यदि उस दुर्घटना का प्रभाव कम से कम 3 दिनों तक रहे तभी प्रभावित श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए नियोजक जिम्मेदार होगा। क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करने की स्थितियां, यदि दुर्घटना के समय श्रमिक शराब या किसी नशीले मादक वस्तु के प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में नियोजक मुआवजा नहीं देगा। धारा 3 में कहा है।
नियमों का उल्लंघन कर जिसके चलते दुर्घटना हुई हो तथा उस स्थिति में क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। जानबूझकर सुरक्षा उपकरण का उल्लंघन करने से हुई दुर्घटना की स्थिति में नियोजक मुआवजा नहीं देगा। क्षतिपूर्ति की रकम देखते हैं। मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति की रकम दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली स्थिति से में क्षतिपूर्ति की रकम मृत कर्मचारी की मजदूरी के 50% को सुसंगत कारक से गुणा करने पर आने वाली राशि लगभग 1,20,000 रुपये जो अधिक है। अगर किसी कर्मचारी की मजदूरी 8,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो तो क्षतिपूर्ति की राशि की गणना 8,000 रुपये की मजदूरी पर की जाएगी। स्थायी पूर्ण असक्तता की स्थिति में क्षतिपूर्ति की रकम दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली स्थायी पूर्ण असक्तता की स्थिति में क्षतिपूर्ति की रकम कर्मचारी की मजदूरी के 60% को सुअंगत कारक यानी रिलेवेंट फैक्टर से गुणा करने पर आने वाली राशि या 1,40,000 रुपये जो भी अधिक होती है। अगर किसी कर्मचारी की मजदूरी 8,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो तो क्षतिपूर्ति गणना 8,000 रुपये की मजदूरी पर ही की जाएगी। स्थायी आंशिक असक्तता के लिए क्षतिपूर्ति की रकम स्थायी आंशिक असक्तता की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि स्थायी पूर्ण असक्तता के लिए देय राशि का वह अनुपात होता है जिससे अनुपात में कर्मचारी का उपार्जन क्षमता की हानि होती है। अस्थायी आंशिक या पूर्ण असक्तता के लिए क्षतिपूर्ति की रकम अस्थायी आंशिक या पूर्ण असक्तता के लिए क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि कर्मचारी की मजदूरी का 25% अर्धमासिक भुगतान के रूप में दी जाने वाली राशि होती है। जहां असक्तता 28 दिनों से अधिक अवधि के लिए होती है वहां अर्धमासिक भुगतान 3 दिनों की प्रतिरक्षा अवधि की समाप्ति के बाद 16वें दिन प्रारंभ होती है। अंत्येष्टि के लिए भुगतान जहां दुर्घटना के चलते कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है वहां नियोजक के लिए क्षतिपूर्ति आयुक्त के पास मृत कर्मचारी की दाह संस्कार के लिए उसके सबसे बड़े जीवित आश्रित को भुगतान हेतु न्यूनतम 5,000 रुपये की राशि जमा करना आवश्यक है। केंद्र सरकार की इस राशि के पुनरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त होती है। धारा 4(4) में चिकित्सकीय व्यय नियोजक के दौरान होने वाली चोटों के इलाज के लिए कर्मचारी को वास्तविक चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन क्षतिपूर्ति का भुगतान का समय टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन नियोजक के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान उस समय करना आवश्यक है जिस समय वह देय हो जाती है। अगर नियोजक क्षतिपूर्ति की पूरी राशि का दायित्व स्वीकार नहीं करता है तो कर्मचारी को उस रकम का भुगतान कर देगा जिसका दायित्व वह स्वीकार करता है। इस रकम को कर्मचारी को दे दिया जा सकता है या उसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयोग के पास जमा किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन दुर्घटना के फलस्वरूप कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में तथा किसी स्त्री या विधिक नियोक्ता वाले व्यक्ति को दे एक मुश्त राशि को कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयोग के पास जमा करना आवश्यक है। इन स्थितियों में नियोजन द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली राशि की क्षतिपूर्ति वही समझा जाएगा। केवल कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नियोजक द्वारा किसी आश्रित को अधिकतम 3 महीने की मजदूरी अग्रिम दे सकता है। इस अधिनियम के अधीन देय किसी एक मुश्त राशि का अर्धमासिक भुगतान को कर्मचारी को छोड़कर अन्य व्यक्ति को सौंपा या हस्तांतरित किया नहीं जा सकता है और न ही उसकी कुर्की की जा सकती है। अन्य उपबंध देखते हैं। अदर प्रोविजन घातक दुर्घटना का वितरण अगर कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त को किसी घातक दुर्घटना की सूचना मिलती है तो वह नियोजक को 30 दिन के अंदर कर्मकार की मृत्यु की परिस्थितियों तथा उसके लिए क्षतिपूर्ति के दायित्व को स्वीकार करने के विवरण भेजने का आदेश दे सकता है। घातक दुर्घटना और गंभीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट देखते हैं। घातक दुर्घटना और गंभीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट नियोजक के लिए आयुक्त के पास दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु और गंभीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट की दुर्घटना के दिन 7 दिनों के अंदर भेजना आवश्यक है। इस रिपोर्ट में दुर्घटनाओं के कारण और परिस्थिति का उल्लेख करना आवश्यक होता है। नियोजक का दिवाला नियोजक के दिवालिया होने या कंपनी समाप्ति हो जाने पर उस बीमाकर्ता के विरुद्ध नियोजक का अधिकार कर्मचारियों के में हस्तांतरित हो जाता है। दिवालिया नियोजक की संपत्ति या समाप्त की गई कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण में इस अधिनियम के अधीन देय क्षतिपूर्ति का भुगतान को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। अपील क्षतिपूर्ति संबंधी आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सस्ती यानी पेनाल्टी देखते हैं क्या क्या है। क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान में 1 महीने तक की अवधि के परे भुगतान करने में अन्यायपूर्ण तरीके से विलंब करना सूद के समय क्षतिपूर्ति की 50% राशि दंडनीय है।
नियम, राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है और इन नियमों पर राज्य की गजट प्रकाशित जरूरी है।